तो देखो देखो बात कर रहा है कल्याण की, कल्याण की, है ना, कल्याण की, गरीबी मिटाने की, गरीबी मिटाने की। एक कल्पना करो, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि भारत में गरीबी मिट नहीं रही है? क्या ऐसी वजह हो सकती है? पहला नंबर तो संसाधनों का आवंटन, मैनेजमेंट। जो संसाधन है, जिस चीज की लोगों को जरूरत है, जो इंसान को जो इच्छा है, उनकी जो जरूरत है, क्या वो जरूरत लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ठीक रूप से मैनेजमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? तो अर्थात संसाधनों का आवंटन, जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट, वहां गड़बड़ी हो सकती है। ये तो दिख ही रहा है, मैंने यहाँ तो टॉपिक का हेडिंग लगा ही दिया। दूसरी ये भी तो वजह हो सकती है, क्या पता संसाधन ही ना हो। अरे सरकार तो चाह रही है वो संसाधन आपके पास पहुंचे, वो आवंटित कर दिया जाए आपको, लेकिन संसाधन रहेगा तब ना। फॉर एग्जांपल, ये स्मार्टफोन मुझे जरूरत है, लेकिन भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता तब ना, ये भारत में स्मार्टफोन अवेलेबल होगा तब ना। या कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज या टेलीकॉम कंपनी होगी भारत, जैसे जियो होगी, एयरटेल होगी, वी आई, वो कोई कंपनी होगी, तभी तो हम किसी से बात कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब संसाधनों का आवंटन एक समस्या तो है ही है ना, मैनेजमेंट में गड़बड़ी तो है। मैंने आपको एग्जांपल जैसे दिखाया, बताया आपको कि जिस प्रकार सरकार चाहती है कि राशन उन लोगों तक पहुंचे जिनका सालाना आय इनकम 1 लाख से भी कम है ना, प्रतिवर्ष 1 लाख से भी कम है, जो गरीबी रेखा मानते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, गरीबी रेखा मानते हैं। तो राशन क्या उन्हीं लोगों को मिल रहा है? जी नहीं, जिन्हें इस राशन के हकदार नहीं है उन्हें भी राशन मिल रहा है। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूटर से राशन लेने के लिए जाते हैं, पेट्रोल खर्च करके जाते हैं राशन लाने के लिए। तो इसे क्या मैनेजमेंट में गड़बड़ी, अर्थात संसाधनों को जो आवंटन है, मैनेजमेंट, इसमें गड़बड़ी तो साफ रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है संसाधन की कमी हो, संसाधन ही अवेलेबल हो। जैसे पाकिस्तान अभी भुखमरी है, उसमें बहुत चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वहां खाने के लिए लोग तरस रहे, आटा का महंगाई, चावल गेहूं की महंगाई इतना बढ़ चुकी है कि मत पूछो। तो वहां क्या चीज का आवंटन का समस्या है, संसाधन का समस्या है? संसाधन का समस्या है। वहां गरीबी देखो, वहां गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, भुखमरी, गरीबी बहुत ऊंचे लेवल पर जा चुकी है पाकिस्तान की। तो वहां किस चीज की कमी है? वहां संसाधन की कमी है। तो पहला होगी संसाधन की कमी, दूसरा हो सकता है मैनेजमेंट में कमी। और संसाधन ही ना हो तो हम कल्पना किस प्रकार से करेंगे मैनेजमेंट करेंगे? भाई संसाधन तुम्हारे पास रहेगा तभी तो मैनेजमेंट करोगे। तो पहला आता है सवाल कि संसाधन का अभाव, अभाव मींस कमी। तो संसाधनों का अभाव हो सकता है, संसाधनों का अभाव, अभाव। दूसरी समस्या क्या हो सकती है? संसाधनों का उचित आवंटन ना होना, उचित आवंटन या प्रबंधन ना होना, प्रबंधन ना होना। दो समस्या, लेकिन मुख्य समस्या क्या है? संसाधनों का अभाव, पहला यह समस्या है। दूसरा क्या? संसाधनों का उचित आवंटन, मतलब ठीक रूप से आवंटन ना हो पाना। तो देखो, हम लोगों ने देखा ये दो प्रकार की समस्या, लेकिन हम पहले इस मुद्दे की बात करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तब दूसरे मुद्दे पर आएंगे। तो संसाधनों का अभाव है, तो देखो संसाधनों का अभाव है, इसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? संसाधनों का अभाव, अभाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, संसाधनों का अभाव, ये संसाधनों की कमी। तो देखो फॉर एग्जांपल, हमें भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, मिलिट्री पावर को, है ना, सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हमें उसको परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, परमाणु बम की आवश्यकता है। तो हमने सोचा, मैंने नहीं सोचा, सरकार ने सोचा। तो जैसे मैं बोलता हूँ हम तो समझ लीजिए भारत सरकार सोच रही है, मतलब भारत ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, भारत ये कह रहा है। तो भारत सरकार ने ये योजना लाई कि हमें सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, मिलिट्री पावर को मजबूत करना है, तो हमें एक परमाणु बम बनाना है, परमाणु बम बनाना है। क्या बनाना है? एटॉमिक, एटम बम बनाना है, परमाणु बम बनाना है, परमाणु बम बनाना है। अब भाई इसके लिए बम बनाने के लिए यूरेनियम, है ना, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम की बहुत आवश्यकता होती है भाई, इसकी मुख्य भूमिका होती है यूरेनियम की। अब भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से पाई नहीं जाती, बहुत कम मात्रा है। जितनी मात्रा में यूरेनियम, उससे बम नहीं बनाया जा सकता। तो इसका क्या दिखा हम लोगों ने? हमें इच्छा क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है? परमाणु बम बनाने की जरूरत है, हमारी इच्छा है, बनाने की जरूरत है। और कमी किस चीज की? संसाधन कमी किस चीज की? यूरेनियम की कमी है, भारत में अवेलेबल नहीं है। जितना अवेलेबल है, जितना अवेलेबल भारत में है, उससे बम नहीं बनाया जा सकता, उससे बम नहीं बनाया जा सकता। तो भाई हमारी इच्छा थी परमाणु बम बनाने की, लेकिन संसाधन की कमी क्या है? यूरेनियम की कमी है। तो सरकार ने सोचा जहां यूरेनियम बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लेते और यूरेनियम वहां से आयात कर लेते। आयात मींस विदेश से सामान मंगवाना, मतलब कि अपने यहाँ मंगवाना सामान को, संसाधन को मंगवाना, आयात कहा जाता है। निर्यात, अगर यहाँ से हम सामान भेज रहे तो उसे बोलते हैं निर्यात, है ना। निर्यात मींस निर्यात जाना, आयात मींस आना। तो सरकार ने सोचा कि भाई यूरेनियम है, उन देशों के साथ हम एग्रीमेंट बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, वो हमें पूर्ति कर सके, यूरेनियम की पूर्ति कर सके। वो देश, जिस देश में यूरेनियम पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहां से हमने एग्रीमेंट किया, सरकार ने एग्रीमेंट किया और वहां से यूरेनियम लिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव अगर है, अभाव है, मतलब अभाव मींस कमी, इसको कमी है, कमी है, तो क्या कहा जाता है? आयात, विदेशों से आयात, विदेशों
विदेशों से आयात कर लिया जाता है, एक्सपोर्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट, और निर्यात को बोलते हैं इंपोर्ट, सॉरी इसको बोलते हैं इंपोर्ट, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट है ना। आयात को इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट और निर्यात को एक्सपोर्ट। तो देखो हमें जरूरत थी परमाणु बम की, जरूरत थी, ये हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन हो सकता है, हमें इसकी जरूरत थी, इच्छा थी, लेकिन इसका निर्माण करने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की बहुत आवश्यकता होती है ना, यूरेनियम की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में यूरेनियम की कमी है। तो सरकार ने सोचा कि भाई संसाधन की कमी है, इसको दूर करने के लिए उन देशों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है ना, उन लोगों के साथ समझ बना लिया कि भाई तुम मुझे यूरेनियम दे दो, बदले में कुछ पैसे ले लेना, जो इसका जो कीमत हो कीमत लेना, या फिर उसके बदले में मैं वो दे दूंगा जो हमारे देश में पाए जाते हैं जो आपके यहाँ नहीं है। तो ये फिर हो सकता है संसाधनों का आदान प्रदान हो सकता है, आपने वो संसाधन दिया, हमने ये संसाधन दे दिया। तो दूसरा ये वजह हो सकता है कि जो संसाधन की जो कीमत है वो हम कीमत अदा कर देंगे, कीमत दे देंगे। तो कहने का मतलब जो संसाधन की कमी है उसको आयात करके, विदेशों से आयात करके उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, कुछ हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में अगर वहाँ एग्रीकल्चर वहाँ ठीक रूप से नहीं हो पा रहा है, गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन अगर ठीक रूप से नहीं किया जाता है, अगर उसके पास देखो अगर संसाधन की कमी है तो आयात कर सकता है। ये बात अलग है कि उसके पास धन भी नहीं है ना, उसके वो मतलब गरीबी इतनी नीचे जा चुकी है कि वो संसाधन का आयात भी नहीं कर सकता है, निर्यात तो बात दूर गई, आयात भी नहीं कर सकता है। तो बात है हम हमारी कर रहे थे परमाणु बम की आवश्यकता पड़ी, यूरेनियम की कमी थी, तो हमने क्या किया, संसाधनों का अभाव था, इस कमी को विदेशों से हम लोगों ने क्या कर लिया, आयात कर लिया। तो कुछ हद तक जो ये समस्या बनी हुई थी, संसाधनों का अभाव था, जो कमी थी है ना, जो कमी बनी हुई थी, तो इस कमी का जो समाधान निकल गया कि भाई जिसकी कमी है, जिस चीज की हमारे पास कमी, उसका आयात कर लो, विदेशों से मंगवा लो, अरे कहीं ना कहीं तो उसको संसाधन मिल ही जाएगा, उस समस्या का समाधान हो गया। चलो अभी कंप्लीट जो हम कब तक दूसरे देश पर हम कब तक विश्वास कर सकते हैं, कब तक निर्भर हो सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक है ना, कुछ हद तक इमरजेंसी के लिए हमारी समस्या का समाधान हो गया, इसको कंप्लीटली समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा एक स्टेप तो क्लियर किया हम लोगों ने कि हमें संसाधन का अभाव है तो आयात कर लो, चलो इसका तो समस्या दूर हो गया। अब देखते हैं संसाधनों का उचित आवंटन प्रबंधन अपना। अब संसाधनों का उचित आवंटन क्या बोल रहा है, तो मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि संसाधनों का उचित आवंटन क्या होता है और किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है उचित आवंटन। तो देखो समझने की कोशिश करो इसे। देखो सरकार है, सरकार है, अब देखो अब सरकार ने क्या किया, संसाधनों का आयात, सरकार ने क्या संसाधनों का आयात, भाई संसाधन को आयात कर लिया, संसाधनों का आयात के बाद आयात कर लिया, कहने के बाद संसाधन की जो कमी थी संसाधनों को आयात कर लिया, विदेशों से संसाधनों को आयात कर लिया गया। अब बताती है कि संसाधनों को आयात करने के बाद किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से इसको आवंटित करेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। देखो यूरेनियम का आयात कर लिया गया। अब देखो एक पार्टी कहती है, एक राजनीतिक पार्टी कहती है, यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि इसका प्रयोग हम मेडिकल में करेंगे, मेडिकल क्षेत्र में करेंगे, है ना। एक पार्टी बोलती है हम मेडिकल क्षेत्र में नहीं करेंगे, हम करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे, क्षेत्र में। एक कंपनी बोल रही, एक पार्टी बोल रही है एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो देखो यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखो जो सरकार थी संसाधनों का जो कमी था, संसाधनों को जो पहला समस्या क्या था, संसाधन का अभाव। तो जो संसाधन की जो कमी थी तो विदेशों से आयात कर लिया गया, विदेशों से मंगवा लिया गया। अब बात आती है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, लोगों तक वो संसाधनों किस प्रकार से पहुंचाएंगे, तो वही एक समस्या का समाधान करना है हमें। तो देखो एक सरकार थी, सरकार की जो राजनीतिक पार्टी होती है ये कह रहा है कि हमें मेडिकल क्षेत्र में, है ना, मेडिकल क्षेत्र में करना है। और एक पार्टी दूसरी पार्टी बोल रही है इंडस्ट्रियल एरिया में करना है, औद्योगिक क्षेत्र में जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, हमें इस संसाधनों का प्रयोग उसमें करना है। और एक तीसरी पार्टी क्या कह रही है कि नहीं भाई हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में करना है, कृषि क्षेत्र में करना है, क्योंकि देखो भारत को कृषि प्रधान माना जाता है ना, भारत किसी प्रधान माना जाता है, कृषि को प्रधान माना जाता है। तो हमें क्या बोल रहा है, तीसरा पार्टी क्या बोल रहा है कि हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में करना है प्रयोग। अब देखो पार्टियां का उद्देश्य क्या है, संसाधन को तो अभाव हो गया, संसाधन को जो अभाव था उस अभाव को तो पूर्ति कर लिया गया, संसाधनों को आयात करके उस अभाव का समस्या का समाधान कर लिया। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो पहली पार्टी बोल रही है कि भाई मेडिकल क्षेत्र में करो, दूसरी पार्टी बोल रही है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में करो। अब मेडिकल क्षेत्र में किस लिए करना है, तो इससे क्या होगा, जो लोगों की जो कमी है ना, जो जो समस्या बनी हुई है मेडिकल क्षेत्र में, क्या समस्या बनी हुई थी, बहुत सारे लोगों का उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा है ना, उन्हें उचित रूप से संसाधन नहीं मिल रहा, उचित रूप से उनका इलाज नहीं ठीक से किया जा रहा है। तो मेडिकल क्षेत्र में करेंगे तो उन तमाम लोगों को, है ना, उचित से उचित वहाँ संसाधनों का उपयोग है, उचित से उचित वहाँ पर लोगों का कल्याण होगा। जब मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा तो मेडिकल क्षेत्र थोड़ा सा सही होगा, जो लोगों को इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा उसका इलाज ठीक से होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों का कल्याण होगा। अगर मेडिकल क्षेत्र में करेंगे तो उनका जो लोगों का उचित रूप से इलाज नहीं हो पा रहा उन लोगों का ठीक से इलाज होगा, अर्थात लोगों का कल्याण होगा। दूसरी पार्टी कह रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में उसका उपयोग करेंगे, जब औद्योगिक फैक्ट्री या कारखाने में इसका प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इसका मतलब कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
हाँ, जब उत्पादन ज्यादा होगा इस जब औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी फैक्ट्री में जब इसका प्रयोग करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार होगा। जब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे क्या होगा? इससे लोगों का कल्याण होगा। तो तीसरी पार्टी कह रही है कि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे। अब एग्रीकल्चर देखो कृषि प्रधान बोला गया, भारत को कृषि प्रधान कहा जाता है, तो तीसरी पार्टी कह रही है हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, कृषि क्षेत्र में प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा? किसानों को आय बढ़ेगा, उनका फसलों का ग्रोथ होगा, तो उनका आय बढ़ेगा। देखो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा कहाँ देखी जाती है? किसानों को जो है ना, जो आर्थिक दशा बहुत दयनीय है, बहुत निचले स्तर पे आ चुकी है, बहुत नीचे स्तर पर आ चुकी है। तो तीसरी पार्टी कह रही है कि हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र पे करना है, कृषि का आय बढ़ेगा। जब कृषि का आय बढ़ेगा तो वो लोग खुशहाल उनकी जिंदगी होगी। जब खुशहाल जिंदगी होगी तो कहने का मतलब जो हमारा निचला तबका है, जो निचला व्यक्ति होते हैं, है ना, निचले तबके के व्यक्ति होते हैं, जो कृषि बढ़ाते हैं, कृषि के सबसे आर्थिक जो आय बहुत कम रहता है, उनका आर्थिक आय बहुत, उनका जो स्थिति होती है बहुत दयनीय होती है, बहुत गरीबी रेखा में वो लोग रहते हैं। तो जितना भी गरीबी रेखा देखी जाती है वो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि उनको उचित आय नहीं मिल पाता कि अगर वो लोग जो अन्न उपजाते हैं, जो मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको उचित आय नहीं मिल पाता है ना, जो उनका जो आय होना चाहिए, जो इनकम होना चाहिए, वो ठीक रूप से मिल नहीं पाता। तो तीसरी पार्टी क्या कह रही है कि हमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा? अधिक से अधिक लोगों का, अधिक से अधिक कृषि लोगों का, किसान भाइयों लोगों का, जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उन लोगों का कल्याण होगा। तो पार्टियां, एक पार्टी हो गई, दो पार्टी हो गई, तीसरी पार्टी हो गई। तीसरी पार्टी को भले संसाधन का जो मैनेजमेंट अलग अलग है, लेकिन क्या सोच एक ही है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। तो पहली समस्या थी कि संसाधन का अभाव था, उसकी कमी को, उस अभाव को, कमी को दूर करने के लिए विदेशों से आयात कर लिया गया, संसाधन को विदेशों से मंगवा लिया गया। लेकिन जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो यही लैक ऑफ मैनेजमेंट मिलता है, यही मैनेजमेंट की कमी मिलता है। पहली पार्टी बोली मेडिकल क्षेत्र में, दूसरी पार्टी बोली इंडस्ट्रियल क्षेत्र, तीसरी पार्टी बोली एग्रीकल्चर। अब भाई प्रश्न उठता है यहाँ पर कि बात तो सही बोल रहा है, तीनों पार्टी सही बोल रहा है, लेकिन संसाधन देखो क्या, मैंने क्या होता है कि घर में 4 रोटी है, खाने वाले 5 मेंबर है, तो कैसे आप डिवाइड करो, कैसे आप बंटवारा करो उस रोटियों को? तो जिन्हें ज्यादा भूख है उन्हें थोड़ा ज्यादा रोटी दोगे, जिन्हें थोड़ा कम भूख है उन्हें कम दोगे, तो समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। तो सोचा कि मेडिकल क्षेत्र में, तो जिस क्षेत्र में संसाधन का जितना उपयोग होगा, देखो इस बात को नोट करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जिस क्षेत्र में संसाधन का जितना उपयोग है उतना ही आवंटित किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 रुपए है और खाने वाले 4 व्यक्ति है, तो 25-25 रुपए डिवाइड कर दो, और मान किसी को ज्यादा जरूरत है उसको 30 दे दो, किसी को 20 दे दो, किसी को 40 दे दो, किसी को 10 दे दो, तो इस तरीके से आवंटित करेंगे। लेकिन बात आती है कि मेडिकल क्षेत्र में कितना हमको आवंटित करना है, संसाधन कितना देना, इंडस्ट्रियल एरिया को कितना देना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कितना देना है, तो हमें संसाधनों को आवंटित किस प्रकार से करना है, मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। हमने तो बोल दिया भाई कि मेडिकल क्षेत्र को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है ना, इंडस्ट्रियल क्षेत्र को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर क्षेत्र को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब संसाधन तो इसमें भी चाहिए, है ना, इसको भी बढ़ाना चाहिए। संसाधन को जैसे बोले आवंटित करना, मैनेजमेंट करना, तो इन तमाम संसाधनों को भी आवंटित करना पड़ेगा, है ना, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से, हम कैसे, कोई अनुमान रहना चाहिए क्या इस क्षेत्र में किस तरीके से विकास किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से विकास किया जाएगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र को किस तरीके से विकास किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल एक भूमि है ना, एक भूमि है, भूमि है ना, बहुत बड़ी भूमि है। अब सरकार क्या कह रहा है कि सरकार कह रही है कि इस भूमि को हम मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, मेडिकल क्षेत्र में, है ना, एम्स बनाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहां गरीबों का इलाज किया जाएगा, बहुत कम पैसे में इलाज किया जाएगा। लेकिन दूसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं, हम इसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां अधिक से अधिक बच्चे पढ़ेंगे। जब वो लोग पढ़ेंगे तो अपने जीवन में अच्छा विकास करेंगे, है ना, उनका नॉलेज का विकास होगा। दूसरी पार्टी क्या कह रही है, हमने इसे हम कंपनी बनाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में बदलेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, है ना, कारखाना लगाएंगे, कंपनी वगैरह लगाएंगे। लेकिन चौथी पार्टी क्या कह रही है कि नहीं तो मेडिकल बनाना है, नहीं तो यूनिवर्सिटी बनाना है, इंडस्ट्रियल एरिया, हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे पार्क बनाएंगे, जहां अधिक से अधिक लोग आएंगे, घूमने फिरने के लिए बनाएंगे यहाँ पर। तो एक पार्टी कह रही है मेडिकल बनाएंगे, है ना, मेडिकल, वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल खोलेंगे। दूसरी पार्टी बोली नहीं, हमें यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, एक सरकारी जमीन, बहुत बड़ा सरकारी जमीन है। एक पार्टी बोली नहीं, मेडिकल बनानी चाहिए, एम्स बनानी चाहिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनानी चाहिए। दूसरी पार्टी कह रही है यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कॉलेज बनानी चाहिए, बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे। और तीसरी पार्टी कह रही है इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, कारखाने बनाने चाहिए, जहां कारखाना बनेगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोग वहां काम करेंगे। चौथी पार्टी ने पार्क बनानी चाहिए, जहां अधिक से अधिक बच्चे लोग खेलने के लिए आएंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पार्क ऐसा बनाया जैसे प्रकार से वहां पर किसी पर गेम, स्पोर्ट्स, है ना, पार्क में स्पोर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स, है ना, जो तमाम प्रकार जो खेल कूद होते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, मैच हो गया, इस तरीके से हम पार्क बनाएंगे जहां पर बच्चे वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सके। तो चार मैंने एग्जांपल दिया, चारों पार्टी अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई मुझे भूमि का प्रयोग करना मेडिकल क्षेत्र में, तो उनके पास संसाधन है, संसाधन क्या, भूमि है, और भूमि के क्या कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम इस तरीके का हम काम करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा। तो बात उनकी सही है, लेकिन जो आवंटित करने का जो तरीका है, जो मैनेजमेंट करने का तरीका, वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, चारों पार्टी सही कह रही है, यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए, मेडिकल भी बनना चाहिए, इंडस्ट्री भी बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, लेकिन क्या बनना चाहिए, क्या डाटा निकल कर आएगा। देखो अब बात आती है, एक प्रश्न उठना चाहिए आपको कि संसाधन देखो संसाधन का मैनेजमेंट, का आवंटन, प्रबंधन, इसको मैंने बोला प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो अब बात उठती है, जैसे मैंने इधर आपको पढ़ाया था, इधर आपको पढ़ाया
कि देखो एक सरकार कह रही है कि मेडिकल क्षेत्र बनाना चाहिए, दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार कह रही है कि इंडस्ट्रियल। तो कहने का मतलब संसाधन का अभाव को दूर किया जा सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट वाला समस्या है वो बड़ी समस्या है, वो समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। तो बड़ी काफी रिसर्च के बाद पता चला कि हम लोग एक डेमोग्राफी निकालेंगे, हम लोग जनगणना करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, जनगणना करेंगे, पॉपुलेशन को पता करेंगे, पॉपुलेशन कितनी, आबादी कितनी, डेमोग्राफिकल ग्राफिकल। देखो हम लोग पॉपुलेशन पता करेंगे, पॉपुलेशन पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जनगणना करेंगे, जनगणना करेंगे, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता करेंगे, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता। अब देखो अब बात यहाँ पर समस्या ये बनी हुई थी कि देखो हमें मेडिकल क्षेत्र में लगाना चाहिए संसाधन को, या यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, या इंडस्ट्रियल एरिया खोलना चाहिए, या पार्क बनाना चाहिए। तो ये तमाम जो प्रकार की समस्या बनी थी कि हम लोग संसाधन का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, अब उसके लिए एक ही समाधान। अब हमें क्या करना है, उसे पता करना होगा कि संसाधन कहाँ उपयोग करना है, किस। फॉर एग्जाम्पल जैसे संसाधन क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है या सेवा हो सकता है। तो उस संसाधन को उस संसाधन को हमने क्या किया, पहले अभाव था तो विदेशों से आयात कर लिए, है ना, विदेश से मंगवा लिए। तो हम कब तक विदेशों पर निर्भर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, आपको एग्जाम्पल देता है यूरेनियम को विदेश से आयात किया जा सकता है, विदेशों से हम लोगों ने क्या कर लिया, आयात कर लिया। तो हम कब तक, फॉर एग्जाम्पल अगर वो देश अगर मना कर दे, वो आयात करने से मना कर दे, वो संसाधन को देने से मना कर दे, तो हम कब तक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, इस यूरेनियम को चाहे किसी प्रकार का संसाधन हो कि भारत में ही उत्पादन किया जाए, भारत में ही उत्पादन किया जाए, भारत में ही उत्पादन किया जाए। और देखो संसाधन की भाई बात आती है, संसाधन को जो कमी है तो विदेश से हम लोगों ने आयात किया, लेकिन कब तक हम दूसरे पर निर्भर कर सकते हैं, कब तक हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे। तो भारत सरकार ने सोचा तो भारत में ही उत्पादन किया जाए, भारत में ही उत्पादन किया। अब देखो उत्पादन क्या करे, उत्पादन और उत्पादन में किसकी बात कर रहा हूँ, वस्तु या सेवा। देखो वस्तु या सेवा, मैंने आपको क्या बोला कि संसाधन जब भी होगा तो वस्तु होगा, सेवा होगा। तो वस्तु या सेवा वो संसाधन हो गया, लेकिन जब संसाधन आयात कर रहे हैं, अगर जिससे हम आयात करें, जिस देश से आयात करें, अगर उसने मना कर दिया तो क्या करेंगे, हमें संसाधन भारत में उत्पादन करना होगा, भारत में उसका निर्माण करना होगा। अब भारत में निर्माण करने के लिए तो उत्पादन क्या करे भाई, सब प्रश्न उठता है कि उत्पादन क्या करे, क्या चीज के, किस चीज का उत्पादन करे। और दूसरी बात आती है कि उत्पादन कैसे करे, उत्पादन इस तरह से उत्पादन कैसे करे, और उत्पादन किनके लिए करे, किनके लिए करे, नौजवानों के लिए करे, बुजुर्गों के लिए करे, या बच्चों के लिए करे, या महिलाओं के लिए, किनके लिए करे उत्पादन। दूसरी बात आती है क्या इससे कल्याण होगा, उत्पादन का कल्याण होगा, अंततः कल्याण होगा। इस तमाम प्रकार के मुद्दे उठते हैं। आज जब देखो पहले हम लोगों ने क्या समस्या देखा कि संसाधनों का अभाव था। पहले हम लोगों ने समस्या देखा कि संसाधनों का अभाव था। तो अभाव क्या था, अभाव था तो विदेश से आयात कर लो, विदेश से मंगवा लो। लेकिन कब तक दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं। एक समस्या का समाधान हो चुका था कि संसाधन की भाई कमी है, किसी देश में संसाधन की कमी है तो विदेश से आयात कर लो, आयात नहीं तो उत्पादन कर लो, खुद अपने देश में उत्पादन कर लो। तो हम कब तक दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं। तो भारत सरकार सोचा कि नहीं, हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, हमें खुद से उत्पादन करनी चाहिए। और दूसरी समस्या थी कि मैनेजमेंट। दूसरी क्या समस्या थी, देखो यहाँ पे पहली समस्या थी संसाधनों का अभाव, जो हम लोगों ने विदेशों से आयात किया, लेकिन हम कब तक आयात करेंगे भाई, दूसरे पर हम कब तक रहेंगे निर्भर। तो भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें खुद से उत्पादन करना चाहिए, खुद भारत में उत्पादन करना चाहिए। तो इस समस्या को समाधान कर लिया भाई। पहले हम लोगों ने देखा कि संसाधन का कमी है तो विदेश से आयात कर लो, और नहीं तो फिर खुद भारत में उत्पादन कर लो। दूसरी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि संसाधनों को उचित आवंटन किस प्रकार से किया जाए। भाई सब पार्टी का सोच अलग अलग, सब मन में यही कल्पना है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। लेकिन लोगों का कल्याण कैसे होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अगर आपको जाना है, और मान लीजिए पटना से आपको दिल्ली जाना है, अब डायरेक्शन इस तरीके से जाना है, लेकिन अब जा रहे हो इस तरीके से, आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हुआ, क्या पता उस व्यक्ति अपना जो गंतव्य स्थान है, जो जहां जाना चाहते हैं, क्या वहां पहुंच पाएगा, जी नहीं। तो सरकार की कल्पना क्या कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, गरीबी मिटे, है ना। जो गरीबी जिसका प्रति सालाना 1 लाख से भी कम है, तो गरीबी मिटाना चाहते हैं, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। तो वो डायरेक्शन सही नहीं होगा तो क्या बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों का कल्याण होगा, गरीबी मिट पाएगी, नहीं मिट पाएगी। तो सब लोग पार्टी यही चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, लेकिन उनका डायरेक्शन ठीक हो नहीं सकता, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले समस्या का समाधान हो गया कि भाई संसाधनों का अभाव तो विदेश से आयात कर लो, और नहीं तो खुद भारत में उत्पादन कर लो। दूसरी समस्या है कि संसाधनों का उचित आवंटन नहीं हो पा रहा, ठीक रूप से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। सभी पार्टियों का सोच अलग अलग है कि ये पार्टी बोल रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना चाहिए संसाधनों को, ये पार्टी बोल रही है कि हमें मेडिकल क्षेत्र में लगाना चाहिए, बोल रही है यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, पार्टी बोल रही है हमें पार्क खोलनी चाहिए, बच्चों के स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे क्रिकेट में, तभी तो क्रिकेट में नाम रोशन करेंगे, फुटबॉल खेलने के लिए जाएंगे, विश्व में जाएंगे और वो मेडल लेकर के जीत कर आएंगे तो भारत का नाम रोशन होगा। इसलिए हमें पार्क बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स पार्क बनाना चाहिए हमें। तो इस पार्टी का तो मकसद एक ही है कि भारत का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, गरीबी मिटे। लेकिन क्या वो डायरेक्शन, वो मैनेजमेंट सही हो सकता है, प्रश्न उठता है भाई। ये समस्या का समाधान होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा चुनौती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको राशन का, सरकार ने एक स्कीम लाई, अधिक से अधिक लोगों को राशन बांट रही है। तो क्या राशन उन लोगों के पास पहुंच रहा है जो उनका हकदार है,
जो वाकई में बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। नहीं, मैंने बहुत सारे, इवन मैंने भी अपने गांव में देखा जिनके पास बाइक है, वो बाइक से आते हैं राशन लाने के लिए, क्या वो उसके राशन के हकदार हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सरकार ने तो अभाव कर दिया कि भाई गरीबी है, उस गरीबी को समाधान कर दिया, अभाव को दूर कर दिया, लेकिन जो मैनेजमेंट, जो सिस्टम में गड़बड़ी है, वो सिस्टम ठीक रूप से काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा, संसाधनों का उचित आवंटन, उचित रूप से ठीक रूप से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसका अभाव, इसको हम देख लेते हैं कि अगर हम विदेश से आयात कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन भारत में जब बात आती है कि भारत में किस प्रकार से उत्पादन करना है, तो उसका कोई प्रोसेस होगा भाई, उत्पादन करना, लेकिन क्या चीज उत्पादन करना है, तो बात आती है क्या चीज उत्पादन करना है। इसका तो समझ में आ गया, इसका अभाव जो समस्या थी, समस्या दूर कर लिया मैंने कि भारत में चलो उत्पादन कर लो, लेकिन क्या उत्पादन करे और कैसे उत्पादन करे और किनके लिए उत्पादन करे, ताकि अधिक से अधिक, है ना, लोगों का कल्याण हो सके, उचित रूप से आवंटित हो सके, अच्छे रूप से प्रबंधन हो सके, है ना, अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो सके। तो प्रश्न उठता है, तो उसी समस्या को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत में संसाधनों का उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्पादन क्या करे, कैसे करे और किन के लिए करे। क्या इन तमाम मुद्दों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्या इससे अधिक लोगों का, इससे आम लोगों का, आम पब्लिक का कल्याण होगा, क्या उनके फायदा, उनके भलाई हो पाएगा। तो देखो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जनगणना करेंगे, पता करेंगे कि जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता करेंगे। ये डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें हमें पता चलता है, इसमें हमें क्या पता चलता है, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर। देखो, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ग्राफिकल स्ट्रक्चर, जनगणना के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र में मतलब उस भारत में जनसंख्या कितनी है, और इस जनसंख्या में, इस पॉपुलेशन में बुजुर्गों की जनसंख्या कितनी है, बुजुर्गों की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, नौजवानों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। अब देखो, अब बात आती है कि अगर पता चल जाए इस जनगणना के माध्यम से, इस पॉपुलेशन के माध्यम से हमें पता चल जाए, अगर हमने डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता किया तो पता चला, अगर हम 100% को, अगर इसको प्रतिशत में अगर हम गणना करने की कोशिश करते हैं, देखो 40% नौजवान है, 30% महिलाएं हैं, 40% नौजवान हो गए, 30% महिलाएं हो गए, और 10% बच्चे लोग हो गए। कितने हो, 40 30 70 70 10 80, और 10% बुजुर्ग रख लीजिए, और 10% अन्य रख लीजिए, अन्य। अब देखो, इसके माध्यम से क्या पता चला कि 40% नौजवान है, 30% महिलाएं, 10% बच्चे, 10% बुजुर्ग। अब पता चलता है कि हमें देखो 40 30 70 70 10 80 90 10 100% 100% हो गए। तो हमारा जो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर निकल कर आया, जो पॉपुलेशन निकल कर आया, अब इससे पता चला। अब देखो, इस जनगणना के माध्यम से आप लोगों को आज पता चलेगा कि जनगणना किस लिए किया जाता है। आप लोगों को केवल इतना ही पता होगा कि जनगणना के माध्यम से ये पता चलता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, पर पुरुष पे कितने महिला है। केवल आप लोगों को आज तक इतना ही पता चलेगा, और आज इकोनॉमी के माध्यम से आज आप लोगों को पता चलेगा कि जनगणना क्यों करवाई जाती है। आप देखो, समझने की कोशिश करो, जनगणना के माध्यम से ये पता चल गया कि नौजवान, है ना, जो हिस्ट पुष्ट नौजवान है, जिनको रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, है ना, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, 5G स्मार्टफोन चाहिए, 6G स्मार्टफोन। अब तो भारत में 6G की भी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन 5G आ चुकी है, गांव तक आ चुकी है 5G। तो नए से नए टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा से अच्छा एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चाहिए, अच्छा सा सड़क चाहिए, अच्छा सा मार्ग चाहिए, बहुत अच्छे बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए। भाई नौजवानों को क्या चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो 40% नौजवान है, 30% महिला है, 10% बच्चे, 10% बुजुर्ग है, और 10% अन्य। तो आप ज्यादा संसाधन किसके लिए उत्पादन करोगे, है ना, ज्यादा संसाधन किसके लिए उत्पादन करोगे, तो यहाँ नौजवानों के लिए, उसके बाद महिलाओं के लिए, 10% बच्चों के लिए। अब पता चला 10% बच्चों के लिए। अब संसाधन का उत्पादन कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि अब ध्यान में रखो कि बच्चों के लिए संसाधन ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तो ज्यादा बच्चों के लिए करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों को क्या चाहिए, है ना, खेलने के लिए अगर हमारे खिलौने हो गए, उनसे संबंधित जो भी चीजें हो गई, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगी, बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, प्रथम जो उपचार होता है, तो बच्चों को चाहिए। अगर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा उन्हें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को किस चीज के संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होगी तो इनको ध्यान में रखकर संसाधन को उत्पादन किया जाएगा। और पता चला कि बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर मान लिया जाए कि इनका जनसंख्या 50% है, इनका पॉपुलेशन 50%, और नौजवानों की जनसंख्या कम है, किसी क्षेत्र में, किसी देश में अगर बुजुर्गों की पॉपुलेशन 50%, मतलब कि वहाँ आधा आबादी 50% आबादी बुजुर्ग है ना, ज्यादा बुजुर्ग और परसेंट ज्यादा है, तो वहाँ किस चीज को उत्पादन करना चाहिए, तो वहाँ मेडिकल में ज्यादा उपयोग करना चाहिए। देखो बुजुर्ग जैसे जाएंगे तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात समझ में आ रही है कि पार्टी को
जो ये पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ संसाधन का उपयोग करना चाहिए, मेडिकल में करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में करना चाहिए या इंडस्ट्रियल एरिया में करना चाहिए, ये कब अंदाजा लगता है? जब जनगणना के माध्यम से ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पता चलता है कि जनसंख्या किस कैटेगरी का ज्यादा है, नौजवानों की ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा, बच्चों का ज्यादा, बुजुर्गों की ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बुजुर्गों की ज्यादा जनसंख्या होगी तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, बुजुर्ग भाई उन्हें क्या चीज चाहिए? भाई रहने के लिए छोटा सा मकान हो जाए, घर के ऊपर छत अगर बढ़िया हो जाए, खाने पीने के लिए 2 टाइम अगर खाना बढ़िया से मिल जाए, पानी अच्छा से मिल जाए, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी और अच्छा से मिल जाए, और क्या चाहिए? क्या उन्हें चाहिए कि भाई हमको, उनको चाहिए क्या, बुजुर्ग चाहिए 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, क्या उनको फेसबुक पर अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, रील्स चाहिए? क्या बुजुर्गों कैसी कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या उनको अच्छा सा पार्क चाहिए, क्या अच्छा सड़क होना चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सैटेलाइट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, समझ रहे? ये नए से नेटवर्क, और बुजुर्गों को से क्या मतलब? उन्हें चाहिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। जब बात करते हैं नौजवानों की, तो नौजवानों की अगर हम उसके सामने बात करते हैं तो नौजवान तो हिच पूछते हैं कि उनको मेडिकल की सुविधा, मेडिकल को तो पता है कि नौजवान बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, लेकिन वो सामान्य रूप से होता है। लेकिन पता चलता है यहाँ नौजवानों की जनसंख्या, हम जैसे कि जो टीनेजर्स होते हैं 20 से 25 से है ना, 20 से लेकर के 35 से 40 वर्ष तक, तो नौजवान की श्रेणी में माना जाता है, 35 तक समझ लीजिए। तो जो लोग नौजवान, उन्हें क्या चीज चाहिए? अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए, सैटेलाइट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वहाँ सड़क अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, कॉलेज अच्छे से फैसिलिटी दे रही कि नहीं दे रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, हमारे इस एरिया में, हमारे इस शहर में यूनिवर्सिटी है या नहीं, कॉलेज अच्छे से है नहीं है, मेडिकल कॉलेज है नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है या नहीं है, महिलाओं को क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों की क्या आवश्यकता पड़ती है, बुजुर्गों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो इस आधार पर ये पता चल जाता है कि हमें उत्पादन क्या करना है, किस चीज का संसाधन का उत्पादन करना है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, एक और एग्जाम्पल माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि एक सरकार को सड़क बनानी है, सड़क बनानी है, अब भाई सड़क बनानी है। अब देखो आप लोग घर में बैठ करके हवाई चप्पल पहन के अब सरकार को गाली देते हो, सरकार के बारे में बुरा भला कहते हो। अब इस बात से समझने की कोशिश कीजिए, जब इस पोजीशन पर मैं देखो क्या कमी है क्या कमी नहीं, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। अभी जो रियल जो मुद्दे की बात है ना, जो मेन समस्या की जो बात है, उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, उस समस्या को हम फील करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या होता है जब कोई व्यक्ति जब सरकार की पोजीशन पे, जब शासन में आता है, तो उनके साथ क्या घटना घटता है। आप लोग उसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, कैसे आप हवाई चप्पल पहन करके अब नीचे बैठ करके, जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि अच्छे से ट्रेन पर सफर कर सकते हैं, थर्ड ऐसी टिकट खरीदने का उनके पास हैसियत नहीं होती है, और बड़े बड़े नेता को, शासन को जो रहते हैं, उनके ऊपर हाथ उंगली उठाते हैं कि मतलब सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। अरे भाई मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, जो कभी लोग क्रिकेट नहीं खेले और वो लोग टिप्पणी करते कि यार अगर बल्ला का सही से भागता, अगर इस तरीके से बॉल अगर किक करता तो अच्छे से जाता, हो सकता है वो रन नहीं सकता था, तो लोग अच्छे से टिप्पणी करते, शायद उन्हें कभी बल्ला नहीं भांजा हो, कभी अच्छे से पिच पर नहीं खेला हो, तो ऐसा टिप्पणी करते लोग मिल जाते होंगे। तो मैं ये समस्या को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक सरकार है, एक सड़क का निर्माण कर रहा है, तो सरकार ने क्या सोचा, देखो इधर दो पार्टी में बांटे। सरकार ने सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक रोजगार, इस सड़क के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का हम उपयोग नहीं करेंगे, बड़े बड़े जो है ना, जो जैसे भी होगी, जैसे कि माध्यम से मिट्टी की खुदाई होता है, कटाई होता है, तो हम उसमें बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मजदूरों के माध्यम से काम करवाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करवाओगे तो कम समय में काम हो जाएगा, लेकिन जब मजदूरों से काम करवाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि रोजगार ज्यादा मिलना चाहिए। सरकार ने सोचा कि हम सड़क तो बना रहे, लेकिन रोजगार ज्यादा मिलना चाहिए, रोजगार ज्यादा मिलना चाहिए लोगों को, ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन लाभ क्या होगा, इससे लाभ होगा कि क्या होगा, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हानि क्या होगा, समय का बर्बादी, समय ज्यादा लगेगा। अब देखो समय ज्यादा लगेगा। अब इसी सड़क को 2 वर्ष में बन जाना चाहिए, 2 वर्ष। देखो इसको ध्यान से समझने की कोशिश किया। अब किस तरीके सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हो, बिना कोई समझे, बिना किसी सोचे समझे कि आप टिप्पणी कर देते हो। तो सरकार सड़क को बनाने में 2 वर्ष लगने चाहिए। अब कोई भी जनरल सामान्य जो सिविल इंजीनियर होगा, जिसके पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सिविल इंजीनियर होगा, वो आराम से कल्पना कर सकता है कि इस सड़क को निर्माण करने में केवल 2 वर्ष लगने चाहिए, 2 से 3 वर्ष लगने चाहिए। लेकिन इन्होंने, सरकार ने क्या कहा कि हम रोजगार ज्यादा मिलने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम वहाँ के व्यक्तियों से, वहाँ नौजवानों के हम रोजगार देंगे, उनके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम रोजगार देकर के सड़क का निर्माण करेंगे। तो भले इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो लोग क्या टिप्पणी कर रहे हैं कि देखो इस सड़क का निर्माण तो 2 वर्ष में हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, 5 वर्ष लगा दी, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, अभी सड़क बन नहीं पाया, ना जाने 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, देखो अब देखो कहां कैसे जनता पब्लिक पलट जाती है। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इसी बात को सरकार ने भाई इसको समझ में आ गया कि हम रोजगार देना नहीं, अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। अब दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया, इसी सड़क को निर्माण कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। अब देखो जैसे ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, सरकार प्रयोग करेगी, तो उसमें क्या होगा, रोजगार चला जाएगा, रोजगार कम मिलेगा। और लाभ यही होगा कि समय की बचत होगी। अब देखो, अब आम पब्लिक है, अब क्या टिप्पणी करेगी,
कि सरकार तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी ला रही है, हमारे रोजगार जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार खा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले कल्पना करो, जिस समय कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, भले समय ज्यादा लगता था लेकिन अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन जब सरकार ने टेक्नोलॉजी प्रयोग करके सड़क का निर्माण किया तो भले समय की बचत हो रही है, कम समय में सड़क का निर्माण हुआ। 2 वर्ष उसमें सरकार ने बोला कि 2 वर्ष में सड़क बन जाएगा, और 2 से 2.5 वर्ष में सड़क का निर्माण कर दिया। सरकार ने 2 वर्ष का वादा किया था कि 2 वर्ष में सड़क बन जाएगा, लेकिन 2 से 2.5 वर्ष में सड़क का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ आम पब्लिक किस प्रकार से टिप्पणी करती है कि अगर सरकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करती, बड़े टेक्नोलॉजी का संसाधन का प्रयोग नहीं करती, तो हो सकता था अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता। तो सरकार क्या कर रही है, हम जैसे नौजवानों को रोजगार मार रही है ना, हम लोगों को बेरोजगार बना रही है सरकार। ये तमाम प्रकार की स्कीम लाकर के नीचे कानून बहुत खराब बना रही है, कानून ठीक से बना नहीं रही है। सरकार यहाँ चाहती तो हो सकता है हम लोग को रोजगार मिल सकता। तो ये देखो, पब्लिक जो आम पब्लिक है उनके पास तो बेसिक समझ होती नहीं है कि सरकार ऐसा क्यों कदम उठा रही है। तो एक तरफ टिप्पणी क्या कर रही है कि देखो 2 वर्ष का काम है, 5 वर्ष लगा रही है, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं। अरे भाई, तो ये भी तो देखो वहां रोजगार मिल रहा है आपको। और एक तरफ क्या है, सरकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रोजगार भले ही कम मिलेगा लेकिन समय की बचत कर रही है। तो उसमें क्या लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सरकार प्रयोग कर रही है, हम जैसे बेरोजगारों को लोग मार रहे हैं, है ना, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ सरकार मार खाती है, दोनों तरफ लोग उनको मतलब गाली देते हैं, बुला भरा कहते हैं इसको सरकार को। तो सरकार को दोनों तरफ समस्या को देखने को मिलता है, तो दोनों तरफ समस्या को देखने को मिलता है। तो इस माध्यम से हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि उत्पादन क्या करें, कैसे करें और किन के लिए करें। जब ये डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से पता चल जाता है कि जनसंख्या किन की ज्यादा है, अगर नौजवानों की जनसंख्या ज्यादा है, जो 20 साल से लेकर 35-40 तक जनसंख्या ज्यादा है, तो बताओ हमें क्या उत्पादन करना चाहिए। तो हमें नौजवानों को क्या आवश्यकता है, उनको क्या चीज चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई से नई टेक्नोलॉजी चाहिए। जवान तो ये देखेंगे ना कि अच्छा क्या टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है। अब देखो, जापान में 7G आ गया, भारत में अभी 4G भी अच्छे से काम कर रहा है, 5G अच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो ये टिप्पणी हो सकती है कि नहीं हो सकती, नौजवान इस पर टिप्पणी करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। तो नौजवानों को क्या चाहिए, जो यंग जो लोग हैं, है ना, यंगस्ट जो लोग हैं, उन्हें क्या चाहिए, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा चाहिए। तो उत्पादन क्या करे, इसके माध्यम से समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने बताया यहाँ पर डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये देखो जो मैंने यहाँ पर निकाला डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर निकाला कि जनसंख्या जो मैंने जनसंख्या निकाला, जो पॉपुलेशन मैंने जो आपको जनगणना के माध्यम से जो जनसंख्या पता चला, तो बुजुर्गों की जनसंख्या इतनी है, इतना परसेंट है। तो इस डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमें उत्पादन क्या करनी चाहिए, हमें नहीं, सरकार को उत्पादन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कैसे करने का मतलब क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए या टेक्नोलॉजी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे का मतलब पता चला आपको कि टेक्नोलॉजी का कम प्रयोग करें या ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग तब कर सकते हो जब उस जनसंख्या में बुजुर्गों की जनसंख्या, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी जनसंख्या ज्यादा, तो उन्हें क्या मतलब टेक्नोलॉजी क्या होता है क्या नहीं, तो उनको रोजगार से क्या मतलब, उनको तो मेडिकल फैसिलिटी चाहिए ना। तो संसाधन उत्पादन क्या करे और कैसे करे, क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से करे या कम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करे। तो ये जब पता चलता है, जब डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता चल जाता है, और किन के लिए करे, नौजवानों के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, बच्चों के लिए करे या सिटीजनशिप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए करे। सीनियर सिटीजन बोले तो बुजुर्गों के लिए, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो किन के लिए करे, क्या इन सब चीजों से क्या कल्याण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है कल्याण? जब डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से जब इसका निष्कर्ष निकल कर आता है, उसका प्रमाण अच्छे तरीके से निकल कर आता है, तब इस आधार पर कह सकते हो कि हाँ, आम लोगों का कल्याण होगा। कब होगा? जब आवंटित, है ना, अच्छे से उत्पादन होगा, सही तरीके से उचित रूप से उत्पादन किया जाएगा और उचित रूप से आवंटित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए अगर नौजवानों की जनसंख्या ज्यादा है, अगर आप नौजवानों की जनसंख्या ज्यादा है और आप सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको अब ध्यान में रखकर के अब संसाधन को उत्पादन किया जा रहा है, तो बताओ अब आवंटित किस प्रकार से करोगे। तो संसाधन के जब ठीक तरीके से आप उत्पादन भी नहीं कर पा रहे, उचित रूप से आप संसाधन का उत्पादन भी नहीं कर पा रहे, ना ही तो आवंटित कर पा रहे। तो इसीलिए कहा गया कि डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छा सा होगा, है ना, अच्छे तरीके से आप डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर आप निकाल पा रहे हो, सरकार अगर निकाल पा रही है, तो संसाधनों को, है ना, उत्पादन अच्छे तरीके से होगा और मैनेजमेंट भी उचित रूप से होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो आई थिंक इस माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो हमारे बीच में 2 समस्या बनी हुई थी। पहली क्या समस्या थी, देखो पहली क्या समस्या थी कि संसाधनों का अभाव। पहली हमारी ये समस्या बनी हुई थी कि संसाधनों का अभाव। तो संसाधनों का जो अभाव होता है, तो पहले हमने क्या सोचा कि विदेश से आयात कर लेते, लेकिन कब तक, तो भारत में उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन भारत में उत्पादन करे तो क्या करे और किसके लिए करे और किस तरीके से करे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखा, मतलब पॉपुलेशन निकाला, जनगणना करने के माध्यम से जनसंख्या पता चला, पॉपुलेशन पता चला, और उस पॉपुलेशन के माध्यम से एक सांख्यिकी पता चला, जनसंख्या सांख्यिकी पता चला कि बुजुर्गों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, नौजवानों की जनसंख्या कितनी है, और जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उन्हीं के अनुसार, जो उन चीजों की जरूरत है, उनकी जरूरत के अनुसार हम संसाधनों को उत्पादन करेंगे। जब संसाधनों का उत्पादन अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो उसको सरकार, सरकार और इसका संसाधनों का उत्पादन अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसके बाद सरकार अच्छे से अच्छे नीतियां लाएगी, यहाँ लिख लेना नोट करके, सरकार अच्छे से अच्छे नीतियां लाएगी, अच्छे से अच्छे कानून बनाएगी, ताकि संसाधनों का उचित आवंटन हो सके, संसाधनों का उचित प्रबंधन हो सके, ताकि जिन्हें जरूरत है उस संसाधन का जिन्हें जरूरत है उन्हें प्राप्त हो। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार अच्छे से अच्छे नीतियां बनाएगी, अच्छे से अच्छे कानून बनाएगी, ताकि जिन्हें जरूरत है उस संसाधन का जिन्हें जरूरत है केवल उन्हें प्राप्त हो।
आई बात सुने। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार अच्छे से अच्छे नीतियां बनाएगी, अच्छे से अच्छे कानून बनाएगी। लेकिन जब बात है संसाधनों का अभाव, तो इसके लिए क्या करेगा सरकार, अच्छे से अच्छे डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर निकालेगा। और सरकार अच्छे से अच्छे डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर निकाल लेती है तो इसके माध्यम से पता चल जाता है कि हमें उत्पादन क्या करना है, किस चीज का संसाधन का उत्पादन करना है और कैसे करना है। तो आई थिंक जो बना हुआ हमारे जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, तो उसमें आता है लोक कल्याण, है ना। सीमित संसाधनों को इस तरीके से आवंटित कर दिया जाए। तो जब बात करें लोक कल्याण की, कल्याण में गरीबी मिटाने की, तो गरीबी क्यों नहीं मिट रही है, तो इसके लिए दो समस्या देखे हमने। देखा संसाधन का जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें कमी है, उसका अभाव हो सकता है, या फिर तो संसाधन को उचित आवंटित नहीं किया जाता है, अर्थात लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है ना, लोग गरीबी नहीं मिट पा रही। इसके लिए पीछे दो ही वजह हो सकता है, या फिर तो संसाधनों का अभाव, संसाधन की कमी है, दूसरा संसाधन उचित आवंटित नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से संसाधन उन लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो पहली समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग विदेशों से आयात कर लिया, लेकिन कब तक, उसके लिए भारत में उत्पादन करना होगा। अब भारत में उत्पादन करने के लिए एक डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए, जनगणना आपके पास होनी चाहिए कि कितने लोगों की कितनी जनसंख्या है, बुजुर्गों की कितनी जनसंख्या, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, बच्चों की कितनी जनसंख्या है। एक आपके पास डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसी के सारे बता सकते हो कि संसाधनों का उत्पादन क्या करना है और किन किन के लिए करना है और कैसे करना है। क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधन का उपयोग करना है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधन का उपयोग करना, उत्पादन करना, या फिर तो संसाधन का उचित आवंटन किस प्रकार से करना है, किन्हें चाहिए संसाधन, है ना, किन्हें उचित रूप से आवंटित करना है। तो जब आपका डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर निकल कर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें संसाधन का अभाव किस तरीके से दूर करना है। और उचित आवंटित करने के लिए सरकार अच्छे से अच्छे कानून बनाएगी, अच्छे से अच्छे नीतियां बनाएगी, ताकि उन लोगों के पास संसाधन पहुंच सके जिन्हें वो हकदार है, जिन्हें वाकई में जरूरत है। तो